कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर विज्ञान की सीरीज में एंड इस चैनल में। विज्ञान हम भूल नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी भी क्लासेस कंटिन्यू रही है हमारी। देन अभी हमारा जियोग्राफी चल रहा है। आज ये हमारा एनसीईआरटी का छठा चैप्टर है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल, यानी कि प्रमुख स्थलाकृतियां पृथ्वी की कैसी होती है। क्या सिर्फ पृथ्वी गोल होती है? इस गोल पृथ्वी पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां मिलती है? पर्वत, पठार, मैदान, आज हम सब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी अनिवार्य तो है लेकिन पर्याप्त नहीं। ठीक है, इसी कथन को बोलते बोलते आज हमारी छठी क्लास है, यानी कि छठवां चैप्टर है। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे कि पृथ्वी के कौन कौन से स्थलाकृतियां होती है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6। कल हमने देखा था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से होते हैं, यानी कि पृथ्वी के 4 मंडल थे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एंड जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? पृथ्वी का अत्यंत संवेदनशील भाग होता है। ठीक है, अध्याय 6 क्या है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, आज देखेंगे क्या होता है ये स्थल मंडल। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी ये दिया है क्लास 6 के बच्चों के लेवल का, हम इसे थोड़ा एडवांस रूप में पढ़ लेंगे। तो भूमिका क्या है इसकी वो देखते हैं। पृथ्वी की सतह, आसमान, यानी कि हमारी जो पृथ्वी की सतह होती है वो असमान है। ठीक है, कहीं पर ऊंचे पर्वत है तो कहीं पर समतल मैदान है। ठीक है, तो कहीं पर पठार है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो सतह होती है वो हर जगह सिर्फ एक समान नहीं होती है। कहीं पर तो पर्वत दिखाई देंगे हमें, कहीं पर पठार दिखाई देंगे, कहीं पर मैदान दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी की आकृति होती है, हमारी पृथ्वी का शेप तो हो गया गोल, लेकिन उसकी जो सतह होती है, उसका जो लिथोस्फेयर होता है, उसका जो क्रस्ट होता है हमारी पृथ्वी का, वो असमान होता है। उसी क्रस्ट पर कहीं तो पृथ्वी की सबसे जो बाहरी परत होती है, इसका जो क्रस्ट होता है, इस क्रस्ट पर कहीं तो क्या होगा? पर्वत होगा, कहीं पर पठार होंगे और कहीं पर प्लेन मैदान होंगे, कहीं पर घाटियां होंगी। ठीक है, तो कहीं पर झीलें होंगी, कहीं पर नदियां होंगी। इसलिए हमारी जो पृथ्वी होती है, इसका जो सतह होती है, पृथ्वी की जो सतह होती है वो हर जगह असमान होती है, समान नहीं होती है। ठीक है, तो कहीं पर ऊंचे पर्वत, कहीं पर समतल मैदान, तो कहीं पर पठार मिलते हैं। ये है हमारी पृथ्वी की विभिन्न स्थलाकृति रूप। ठीक है, ये रहा हमारी पृथ्वी का विभिन्न स्थलाकृतिक रूप। ये कहीं पर, ये दोनों तरफ पर्वत है, बीच में नदी बह के आ रही है तो बीच में घाटी भी मिलती है। इधर से भी पर्वत है, यहाँ भी पर्वत है, यहाँ भी पर्वत है, बीच में से नदी आ रही है। यहाँ पर पठार है और बीच बीच में समतल मैदान भी दिखाई दे रहा है, कहीं पर पेड़ पौधे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी की सतह है जो हर जगह अलग अलग भागों में बटी हुई है, यानी कि हर जगह इनके अलग अलग रूप होते हैं हमारी पृथ्वी की सतह के। ये रहा हमारे पृथ्वी का स्थलाकृति रूप। ये रहा, कहीं पर पर्वत है, ये प्लेन रीजन है, ये माउंटेन रीजन है, देन ये प्लेटू रीजन है। ठीक है, अब हमारी पृथ्वी पर जो असमानताएं बनी है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है और कहीं पर मैदान है। अब ये जो असमानता है ये भी दो प्रकार की प्रक्रियाओं से बनती है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर पर्वत नहीं बन गए हैं, ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर पठारों का निर्माण नहीं हुआ है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर डेजर्ट नहीं बने हैं। कहीं पर वॉल्केनो है तो वो क्यों है? ज्वालामुखी फटते हैं तो क्यों फटते हैं? भूकंप आते हैं तो क्यों आते हैं? पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? वो ऐसे ही नहीं होता है। वो दो प्रकार के हमारी पृथ्वी पर बल मौजूद है, यानी कि दो प्रकार की क्रियाएं मौजूद है और हमारी पृथ्वी पर दो प्रकार का बल लगता है। तो पहला क्या है? अंतर्जात बल। ये क्या होता है? एंडोजेनिक फोर्स, अंतर्जात बल। ये पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न बल, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भ्रंश, मोड़, ये सतह के को ऊपर उठाते हैं या नीचे धसाते हैं। आए समझ में?
क्या दिया है हमारी एनसीईआरटी ने कि हमारी पृथ्वी पर जो असमानताएं मिलती है ये दो प्रकार के बल से उत्पन्न होती है। पर्वत भी होते हैं तो वो दो प्रकार के बल से उत्पन्न होते हैं। पहला है अंतर्जात प्रक्रियाएं। ये क्या होती है अंतर्जात बल हमारी पृथ्वी का? ये पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाला बल होता है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर भी बल लगता है। तो ये पृथ्वी के अंदर होने वाला बल होता है। जैसे भूकंप, हमारी पृथ्वी में जब इनर फोर्स लगता है, हमारा एंडोजेनिक फोर्स उत्पन्न होता है हमारी पृथ्वी में, तो भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, भ्रंश यानी कि फॉल्ट्स बनते हैं, भ्रंश घाटियां बनती है, मोड़दार पर्वत यानी कि वलित पर्वत बनते हैं। ये सतह को ऊपर उठाते और नीचे धंसाते हैं। हमारी पृथ्वी का जो एंडोजेनिक फोर्स लगता है, हमारी पृथ्वी का अंतर्जात बल लगता है पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी की सतह को या तो ऊपर उठा देंगे या फिर अंदर धंसा देंगे। ठीक है, दोनों काम करते हैं। जब एंडोजेनिक फोर्स लगता है हमारी पृथ्वी पर तो पृथ्वी की सतह या तो ऊपर उठ जाती है या फिर अंदर धंस जाती है। ठीक है, अब बहिर्जात प्रक्रिया क्या होती है, एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है वो देखते हैं। ये रहा हमारा बहिर्जात प्रक्रियाएं, एक्सोजेनिक फोर्स। ये बाहरी कारक जैसे हवा, जल, हिमनद, ये स्थल रूपों को काटते हैं, घिसते हैं और नया रूप देते हैं। हमारी पृथ्वी पर इनर फोर्स लगा था तो ज्वालामुखी, भूकंप, वलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत, इन सभी का निर्माण हुआ था। या तो पृथ्वी की सतह ऊपर उठ गई थी या फिर पृथ्वी की सतह नीचे धंस गई थी। लेकिन बहिर्जात फोर्स में क्या होता है, बाहरी कारक होते हैं जैसे कि हवा। ये हवा जल को प्रभावित करती है, ये हवा हमारे ग्लेशियर को प्रभावित करती है और स्थल रूपों को काटते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी पर बहिर्जात एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, हवा भी है, जल भी है और बर्फ भी है। ये स्थल रूपों को काटते हैं, घिसते हैं और नया रूप देते हैं। अब प्रमुख स्थल रूप देख लेते हैं क्या होते हैं। ये रहे कुछ प्रमुख स्थल रूप। पहला है पर्वत। पर्वत कैसे बना है, एंडोजेनिक फोर्स से। परिभाषा क्या है पर्वत की, भूमि का ऊंचा उठा हुआ भाग जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से भी अत्यधिक हो। यह मिनिमम है, 600 मीटर जो है ये सबसे मिनिमम है। पर्वतों की ऊंचाई 8000 मीटर से भी ऊंची होती है। 600 मीटर से 6000 मीटर या फिर 8000 मीटर तक होती है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग या फिर उठा हुआ भाग। ठीक है, आया समझ में इतना। अब पर्वतों में जो शिखर होते हैं, पर्वतों की विशेषताएं क्या होती है, वैसे तो पठार की भी ऊंचाई अत्यधिक ज्यादा होती है। पर्वतों में शिखर, पीक्स, शिखर होते हैं, घाटियां और ढलान होते हैं। पर्वतों में क्या होते हैं, शिखर होते हैं, नुकीले होते हैं पर्वत। ठीक है, उनमें घाटियां भी होती है। एक पर्वत ये रहा, एक पर्वत ये रहा, दो पर्वतों के बीच में एक नदी बह निकल रही है तो वो घाटियां हो गई। ढलान भी होता है, स्लोप बड़ी तेजी से होता है। अगर यहां से कोई नदी निकलती है तो वो बड़ी तेजी से नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ढलान होता है पर्वतों में। 8000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत, पर्वत शिखर। ठीक है, अगर 8000 मीटर से भी ऊंचे पर्वत होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम पर्वत शिखर बोलते हैं, माउंटेन पीक बोलते हैं। अब पर्वतों के प्रकार देख लेते हैं कि पर्वत भी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मोड़दार पर्वत, ये क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन, इन्हें मोड़दार भी बोलते हैं। देन इन्हें हम वलित पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वलित पर्वत होते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण चट्टानों की परतें मुड़कर पर्वत बनाती है। जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में तब देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक घटना क्या होती है, उसमें पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। उसी में ही एक पर्वत आता है हमारा वलित पर्वत। ये कैसे बनता है, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण चट्टानों की परतें मुड़कर पर्वत बनाती है। वो कैसे बनाती है, दो महाद्वीपीय प्लेटें, दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें आपस में जुड़ती है। जुड़ने के बाद उनके बीच का जो मलबा होता है वो बाहर ऊपर की ओर उठ जाता है, फोल्ड होकर ऊपर की ओर उठ जाता है और वही उभरा हुआ भाग पर्वत बनता है। जैसे कि नवीन वलित पर्वत हिमालय है हमारा।
ठीक है, जो भारत में मिलता है, आधा चीन में भी मिलता है, नेपाल में भी मिलता है, भूटान में भी मिलता है। ठीक है, आल्प ये यूरोप में मिलता है, एंडीज ये साउथ अमेरिका में मिलता है। अब जो हिमालय पर्वत है, ये इंडियन प्लेट, हमारी इंडियन प्लेट है। जो महाद्वीपीय प्लेट है, हमारा भारत उपमहाद्वीप है। महाद्वीपीय प्लेट, दो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे के अंदर जाती है, जैसे कि हमारी इंडियन प्लेट भारी है, यूरेशियन प्लेट थोड़ी हल्की है। तो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे अंदर लगातार जा रही है, उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, और इसी कारण से हिमालय की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो बढ़ती ही जा रही है। आज भी हमारे हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, वो भी किस वजह से? क्योंकि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो धीरे 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 उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है और धस रही है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट के अंदर एक दिन अंदर जाते 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 पूरी प्लेट अंदर धस जाएगी और हिमालय की लंबाई रुक जाएगी। हिमालय की लंबाई तब तक बढ़ती रहेगी जब तक हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर जाती रहेगी। प्राचीन में जो ओल्ड वलित पर्वत है वो अरावली है, एंड दूसरा है अपलेशियन जो यूएस में मिलता है। देन यूराल पर्वत, ये प्राचीन वलित पर्वत है, जैसे कि अरावली पर्वत जो मध्य प्रदेश राजस्थान, राजस्थान के बाद दिल्ली तक चला जाता है। अब वो पर्वत कौन सी प्लेट के अंदर गया है, या फिर इंडियन प्लेट के अंदर ऐसी कौन सी प्लेट धसती गई जिसकी वजह से ये वलित पर्वत अरावली सबसे पुराना वलित पर्वत है, और आज इसकी लंबाई घटती जा रही है। ठीक है, आज तक ये पता नहीं चला है कि अरावली पर्वत कौन सी प्लेट के धसने से निर्माण हुआ है अरावली पर्वत का। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक के कारण चट्टानों की परतें मुड़कर पर्वत बनाती है, इसमें इतना सा दिया है। नवीन यानी कि यंग पर्वत हिमालय है, आल्पस है, एंडीज है। ठीक है, जो साउथ अमेरिका में मिलता है। ये रहा कुछ इस प्रकार से हमारे वलित पर्वत बनते हैं। ये रहे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन, जब दो प्लेटें आपस में मिलती है तो उन्हें बोलते हैं कन्वर्जन, यानी कि अभिसरण हो रहा है प्लेटों का। जब दो प्लेटें आपस में दूर होती है तो उन्हें हम बोलते हैं अपसरण, डाइवर्जन हो रहा है। जब दो प्लेटें आपस में से दूर हो जाएगी तो क्या बनेगी? समुद्र में कटके बनेंगे, रिजिड का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे कि मध्य महासागरीय कटक है जो अटलांटिक महासागर में मिलती है एस आकार की, वो भी किसकी वजह से? अफ्रीकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन जो प्लेट है, ब्राजीलियन प्लेट, इन दोनों के विस्थापन की वजह से। ये रही, ये एक प्लेट अंदर धस रही है दूसरी प्लेट के। ठीक है, ये रही हमारी इंडियन प्लेट जो अंदर की ओर निरंतर जा रही है, और ये यूरेशियन प्लेट है। इन दोनों प्लेटों का मवाद जो है वो ऊपर उठ रहा है, और उसी से ये रहा हमारा विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण आज भी जारी है। ये रहा हमारा वलित पर्वत, ये प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। अब खंड पर्वत क्या होते हैं? इन्हें हम भ्रंशोत्स पर्वत भी कहते हैं और ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। अब भ्रंश क्या होते हैं? फोल्ड के कारण भूमि का एक भाग, भ्रंश के कारण भूमि का एक भाग ऊपर उठता है तथा दूसरा भाग नीचे की ओर धंसता है। ठीक है, जैसे गारवेन। उदाहरण राइन घाटी जर्मनी में, वे वोज पर्वत ये फ्रांस में। ये भी क्या है? राइन घाटी भी, एक तरफ भी पर्वत है दूसरी तरफ भी पर्वत है, और बीच में जो घाटी है राइन घाटी जर्मनी में, वो भी एक ब्लॉक माउंटेन का हिस्सा है। देन जो वोज पर्वत होता है फ्रांस में, वो भी ब्लॉक माउंटेन है। हमारे मध्य प्रदेश में भी मिलता है, भारत में भी ब्लॉक माउंटेन। इधर सतपुड़ा रेंज है, इस साइड सतपुड़ा रेंज है, देन इस साइड विंध्य रेंज है। दोनों के बीच में नदी निकलती है, नर्मदा नदी। वो कहां पर बहती है? रिफ्ट वैली में, यानी कि भ्रंश घाटी में बहती है। अब ये केनिया में भी मिलता है रिफ्ट वैली। ये रहे, एक पर्वत इधर रहता है इसमें, एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, दोनों के बीच में से एक घाटी निकलती है। ठीक है, ये रिफ्ट घाटी या ग्राबेन।
ये रहा, इस साइड पर्वत है, इस साइड पर्वत है, दो प्लेटों का डाइवर्जन हुआ, दो महाद्वीपीय प्लेटों का डाइवर्जन हुआ, तो क्या बनते हैं, घनशोत्स पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। जब दो महाद्वीपीय प्लेटों का कन्वर्जन होता है, यानी कि दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें मिलती है तो क्या होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें दूर होती है, ये रहा, इनमें डाइवर्जन हो रहा है, तो क्या होता है, भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण होता है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है, रिफ्ट घाटियां बनती है। ये इधर विंध्य रेंज और ये रही हमारी सतपुड़ा रेंज। अब यहाँ पर ये हमारी इंडियन प्लेट है, अब इंडियन प्लेट से जुड़ी हुई पता नहीं कौन सी प्लेट थी, विंध्य रेंज भी है, ये सतपुड़ा रेंज बन गई। अब जो दो महाद्वीपीय प्लेटें अपने आप से दूर हुई होगी, अलग हुई होगी, तो यहाँ पर रिफ्ट वैली बन गई, घाटी बन गई, जिसे हम, जहां पर हमारी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। ठीक है, अब नर्मदा नदी के बारे में भी बहुत सारों ने भ्रांतियां फैला रखी कि ये उल्टी क्यों बहती है, वो इसी वजह से बहती है क्योंकि वो रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, ये रही हमारी भ्रंश घाटी। अब देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ये क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। अब ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये कैसे बनते हैं, लावा के बने, जमने से बने पर्वत। ठीक है, उदाहरण के लिए फुजियामा जापान में पर्वत है, ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो। माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, वो भी ज्वालामुखी पर्वत है। ये रहे ज्वालामुखी पर्वत। अब ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है हमारी पृथ्वी पर, दो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के कारण। जो महासागरीय प्लेटें होती है उनमें अभिसरण होता है, देन पृथ्वी के अंदर का जो लावा है वो बाहर की ओर उठता है, धीरे धीरे वही लावा ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद ये पर्वत का रूप लेता है। ठीक है, तो ये रहे ज्वालामुखी पर्वत, ये रहा ज्वालामुखी पर्वत हमारा, डिटेल में देखते हैं इसे। ये रहा, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही है, दो महासागरीय प्लेटें हैं, देन उन प्लेटों के दूर होने से बीच में जगह हुई, जगह होने से पृथ्वी का जो अंदर का लावा है वो बाहर फूटा, बाहर फूटने से विस्फोट हुआ। अब पर्वतों का महत्व क्या होता है, पर्वत तो इतने प्रकार के होते हैं। अब हमारे जो पर्वत होते हैं ये नदियों के उद्गम स्थल होते हैं। ठीक है, पर्वत क्या होते हैं, ये नदियों के उद्गम स्थल होते हैं, क्योंकि पर्वतों की टोपियों पर बर्फ जमा होती है, ग्लेशियर होते हैं, वही ग्लेशियर पिघलते हैं और नदी का निर्माण होता है। जल विद्युत उत्पादन में, बिजली बनाने में पर्वतों का उपयोग किया जाता है, नदी का। खनिज, वन्य जीव और वनों का भंडार होता है। पर्वतों पर हॉट स्पॉट मिलता है, जैव मंडल बायोम मिलता है, बायोस्फीयर रिजर्व मिलते हैं पर्वतों पर। देन उसी का महत्व होता है हमारे जीवन में, वन्य जीवों का और वनों का भंडारण होता है। यहाँ पर प्रमुख औषधियां मिलती है, वन्य जीव मिलते हैं। ठीक है, और जल विद्युत उत्पादन होता है। पर्यटन और एडवेंचर स्पॉट, ठीक है, यहाँ पे पर्यटन भी मौजूद होता है, स्कीइंग, ट्रैकिंग एंड रिवर राफ्टिंग। ठीक है, एडवेंचर स्पॉट भी मौजूद होते हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं आगे पठार। पठार क्या होता है, पर्वतों का, पर्वत क्या होता है, ऊंचे और नुकीले भाग हमारी पृथ्वी के। ठीक है, अब पठार क्या होते हैं, मैं किधर जा रही, अब पठार क्या होते हैं दोस्तों, ये देखते हैं परिभाषा। ऊंचा समतल भूभाग जिसके किनारे प्राय खड़े स्टीप होते हैं। ठीक है, ऊंचा तो होता है लेकिन समतल होता है, ऐसे छतनुमा। ये रहा एक पठार पर पृथ्वी का उभरा हुआ भाग, लेकिन ये ऊपर से समतल होता है। ठीक है, ऐसा नुकीला नहीं होता है ताकि हम रह भी ना सके, यहाँ पर रहने योग्य ये जगह मिलती है। तो ऊंचा समतल भूभाग जिसके किनारे प्राय खड़े स्टीप होते हैं, इसे टेबल लैंड भी कहा जाता है।
इसे टेबल लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक टेबल नुमा होता है, ऊपरा हुआ भाग है लेकिन ऊपर से चपटा है, ठीक है, टेबल के समान। उदाहरण देखते हैं इसका। अब दक्कन का पठार, ये हमारे भारत में मिलता है। दक्कन के पठार की वजह से इसमें कौन कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी मिलती है जो कपास के लिए प्रसिद्ध होती है। दक्कन के पठार यानी कि साउथ इंडिया में जो हमारी काली मिट्टी मौजूद है वो क्या, कपास की खेती के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। तिब्बत का पठार, वर्ड ऑफ रूफ यानी कि बर्ड्स ऑफ रूफ, औसत ऊंचाई क्या होती है इसकी? 4 से 6000 मीटर। अब पूर्वी अफ्रीका का पठार, ये केनिया, तंजानिया और युगांडा में मिलता है। जो पूर्वी अफ्रीका का पठार होता है ये कहाँ मिलता है? केनिया, तंजानिया, युगांडा में। तिब्बत का पठार, वर्ल्ड ऑफ रूफ यानी कि संसार की छत, औसत ऊंचाई कितनी होती है इसकी? 4000 से 6000 मीटर। अब पठारों का भी क्या महत्व होता है वो देखते हैं हम। खनिजों का भंडारण होता है जिसमें कोयला, लोहा, अयस्क, हीरे और सोने की खदानें मिलती है। लावा, लावा पठार जो होते हैं वो अत्यधिक उपजाऊ भूमि, जैसे महाराष्ट्र का ब्लैक सॉइल रीजन, महाराष्ट्र की जो काली भूमि होती है, काली मिट्टी का जो क्षेत्र होता है वो अत्यधिक उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। जलप्रपात, पठार से ही झरने निकलते हैं, वाटरफॉल्स निकलते हैं, जलप्रपात निकलते हैं, ठीक है। ये हुंड्रू जलप्रपात जो किसमें है? हमारे झारखंड में, ठीक है। जोग जलप्रपात ये कहां पर मिलता है? जो झारखंड में मिलता है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, हुंड्रू जलप्रपात। देन जोग जलप्रपात होता है वो कहां से निकलता है? दक्कन के पठार से, ये कर्नाटक से निकलता है। ये रहे पठार, इसे वर्ल्ड ऑफ रूफ यानी कि संसार की छत कहते हैं। ये भूमि से कुछ उभरा हुआ भाग, देन ऊपर से चपटा मिलता है। ये रहे पठार। ये रहे हमारे पठार। ये हमारी समतल भूमि, समतल भूमि से थोड़ा ऊंचा हुआ भाग, उभरा उठा हुआ भाग, लगभग 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक। देन ऊपर, ऊपर फिर से समतल भूमि। ये रहा पठार। अब देख लेते हैं मैदान। मैदान क्या होता है? परिभाषा, निम्न और समतल भूभाग प्राय नदियों के जमाव से बने होते हैं। मैदान क्या होते हैं? ये निम्न और समतल भाग होते हैं, बिल्कुल सपाट भूमि होती है मैदान, ठीक है। ये किनसे बने होते हैं? ये हमारी नदियों के विक्षेपण यानी कि नदियां जो अवशिष्ट लेकर आती है, जो जमाव लेकर आती है, इन नदियों के जमाव से मैदान का निर्माण होता है। समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर से भी कम होती है। मैदानों की जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम होती है। नदियां उपजाऊ मिट्टी, नदियां जो होती है वो उपजाऊ मिट्टी जमा करके मैदान बना देती है। हमारी जो नदियां होती है वो उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है और मैदान बना देती है। उदाहरण के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र काफी, इनका बहाव क्षेत्र काफी ज्यादा है, तो ये जगह जगह से मिट्टी लाकर अपना मैदान बना देती है और ये बहुत ही उपजाऊ होता है, ठीक है। अमेरिका का मिसिसिपी का मैदान, यह भी अत्यधिक उपजाऊ है। चीन का यांगते मैदान, जो बड़ी बड़ी नदियां होती है उनमें बहुत ज्यादा पानी होता है, उनका बहाव क्षेत्र भी ज्यादा होता है, वो ऊंचाई से निकलती है और अत्यधिक सभी सारा ही मैदान बना देती है। अपना जो भी डिपॉजिट लेकर आती है, विक्षेपित लेकर आती है, वो सभी किनारों पर छोड़ती जाती है। महत्व क्या होता है मैदानों का? कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, सबसे अत्यधिक जनसंख्या मैदानों में होती है, ठीक है, क्योंकि पठारों पर कोई रहने के लिए नहीं जाएगा, जाएगा भी सही तो बहुत कम जाते हैं।
कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ जमीन होती है मैदान। जनसंख्या भी सबसे अधिक मैदानों में होती है। सड़क, रेल, हवाई मार्ग का निर्माण भी आसान होता है मैदानों में पर्वत और पठारों की तुलना में। ठीक है, इसीलिए मैदान में, जहां पर मैदान होता है वहां पर जनसंख्या अत्यधिक जमा होती है, क्योंकि वहां पर कृषि भी होती है पर्याप्त रूप से, परिवहन और रेलवे लाइन एंड एयरपोर्ट सभी वहीं पर मौजूद होते हैं। उपजाऊ भूमि भी अत्यधिक मैदानों में मिलती है। स्थल रूप और मानव, यानी कि लैंडफॉर्म और हमारे मानव जीवन दोनों कैसे है एक दूसरे पर निर्भर। पर्वत संसाधन व पर्यटन, लेकिन कठिन जीवन होता है। पर्वत हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पर्वतों पर हमें अत्यधिक संसाधन मिलते हैं जो मैदानों में नहीं मिलते हैं, वो पर्वतों पर मिलते हैं। पर्यटन के लिए भी अच्छा है, पर्वत पर्यटन के लिए भी है, लेकिन कठिन जीवन होता है पर्वतों पर क्योंकि ऑक्सीजन कम मिलती है, बर्फीला क्षेत्र होता है, रहने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं होती है। पठार खनिज व कृषि का आधार होता है। पठार जो होते हैं वो मेन रूप से कृषि और खनिज का निम्न आधार होता है। मैदान मानव सभ्यता का पालना होता है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। मैदान क्या होते हैं, हमारी मानव सभ्यता का पालना होता है क्योंकि मानव सभी मैदानों में, अत्यधिक मैदानों में ही मिलते हैं। प्राकृतिक आपदाएं होती है जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, ये क्या होते हैं, ये जोखिम भरे होते हैं। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी होता है, किस लिए, पर्वतों की रक्षा के लिए, पठारों की रक्षा के लिए, मैदान की रक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि ये मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है मैदान। प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जरूरी है। हम भूकंप का बचाव कर सके, ज्वालामुखी, बाढ़, इन सब का बचाव कर सके। क्यों इतनी बाढ़ें आती है, क्यों इतने ज्वालामुखी फटते हैं? हालांकि ज्वालामुखी प्राकृतिक है, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों पर्वतों पर ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं? इनका मेन कारण होता है हमारे CO2 एमिशन। ठीक है, हमने कार्बन एमिशन इतना किया है, हमने नहीं किया है, अमीर देशों ने किया, जिसका खामियाजा हम भुगतते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे प्यारे प्यारे मैदान, ये रहे मैदान। इसे हम मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है, मैदान को। ये रहा। तो आज का ये चैप्टर यही समाप्त हो जाता है। देन कल हम देखेंगे इसके आगे का, भारत हमारा देश, चैप्टर 7वां। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की GMT क्या है। ठीक है, हमने जो IST माना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये क्या होता है, कितना होता है, कौन से देशांतर पर मिलता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी नदियां भारत से होकर गुजरती है, कौन से पर्वत मिलते हैं, कौन से पठार मिलते हैं, कौन से मैदान होते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे कल हम बड़े विस्तार से। देन इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, आज का भी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ठीक है, तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, कल मिलते हैं। ठीक है।